नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 का लैंग्वेज 2 जिनका हिंदी है उसका प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसमें आपका गद्यांश है, गद्यांश के बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो गद्यांश को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती, होता प्रायः यह है कि नई शिक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तुओं का पर्याय हो, जैसा भारत में है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें पैराग्राफ में यहाँ कि इसके ऊपर वाली लाइन को बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, क्षमताओं और रुचियाँ, और रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, क्षमताओं और रुचियाँ। दूसरा, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। तो सामान्य रुचियाँ, समान क्षमताएँ, भिन्न रुचियाँ, भिन्न पूर्वाग्रह। तो यह संभव है कि अलग अलग विषय में अलग अलग बच्चे जो है भिन्न भिन्न रुचियाँ रखते हो। किसी का कम रुचि होगा किसी विषय में, एक विषय में उसका ज़्यादा रुचि हो सकता है तो दूसरे विषय में कम हो सकता है। इसलिए अलग अलग विषय में अलग अलग रुचियाँ अलग अलग लड़कों का हो सकता है। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, भिन्न रुचियाँ। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु का पर्याय डैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जाता है। तो इस गद्यांश को देखते हुए आपका जो पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु का पर्याय नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों को अपने स्वयं से सीखने को मिले, अपनी रुचि के हिसाब से उसको सीखने का मौका मिले, वैसा माहौल बनाया जाए। और पाठ्य वस्तु के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, शैक्षिक गतिविधियां हैं, खेल कूद है, ये सब भी जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपका सही विकल्प जो हो जाएगा नहीं होना चाहिए। अगला है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति, बच्चों को जहां आप छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपना विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। अगर बच्चों को जिस विषय में ज़्यादा रुचि है उसमें उसको अगर छूट मिलती है कि वह अपनी जानकारी विस्तृत ढंग से ले सकता है, तो यह जो स्थिति होगी वो कैसा होगा
तो सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है। तो यह स्थिति जो है आपका सराहनीय होगा, यानी विकल्प पहला सही है। अब अगला क्वेश्चन है, बे उपसर्ग का किस शब्द में नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन है बस, अदब, ईमान, फिजूल। तो इसमें बे उपसर्ग आपका फिजूल में नहीं हो सकता है, बेफजूल नहीं होता है, बेबस होता है, बेअदब होता है, बेईमान हो सकता है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बेफिजूल नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन फिजूल। अगला क्वेश्चन, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। पहला प्रतीक्षाशाली, दूसरा प्रतीक्षारत, तीसरा प्रतीक्षावान, चौथा प्रतीक्षाहीन। तो सही विकल्प होगा दूसरा प्रतीक्षारत, यानी हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष में ईक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। वार्षिकी, वार्षिक, वार्षिकी, वार्षिक। तो वर्ष में ईक प्रत्यय लगाने पर आपका वार्षिक शब्द बनेगा, जो कि ऑप्शन चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परख होना चाहिए। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा दूसरा, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा स्वतंत्रता हो, अपने अनुरूप सीखने का उसमें उसको रुचि हो, जिस विषय में रुचि हो उसको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो इस ढंग से पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अब अगला गद्यांश को देख लेते हैं। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ शिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है, क्या हमारे गांव ऐसे ही थे और जैसे आज हैं। यह छवि बना दी गई है कि ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई क्या है उसको देखने की जरूरत है। आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गाँव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गाँवों पर कई तरह के आक्रमण दुष्प्रभाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गाँवों की आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता है। हम बिना जाने बुझे जो है वहाँ पे बिना जा कर के देखे बहुत सारी छवि बना लेते हैं, दूसरों के कहे पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपना फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। तो आपको अपना जो मूल समझ क्या है, गांव कैसा है, उसको जानने के लिए आपको गांव जाना होगा, गांव चलना चाहिए। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। वहाँ प्रतिदिन लोग कर्म पे विश्वास रखते हैं और अपने ज्ञान को उस कर्म के आधार पे परखते हैं, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है, और वह ज्ञान जो किसी काम के लायक नहीं है उसको वहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। और गांव में ज्ञान का मतलब है कि वह उससे कुछ सृजनात्मकता होना चाहिए उसमें, और या उत्पादन की क्षमता होना चाहिए। यही वहाँ ज्ञान है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। तो ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो अभी आप लोग देखें कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और उत्पादन। तो आपका सही विकल्प दूसरा है, सृजन और उत्पादन। बाकी विकल्प क्या है? पहला विकल्प है सृजन और धन, तीसरा विकल्प है धन और उत्पादन, चौथा उत्पादन और ज्योति। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं,
गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं। गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन, गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वयं गांव में जाना चाहिए। तो पहला विकल्प है गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना। चौथा विकल्प है स्वयं गांव में जानना, जो कि सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? तो हम लोग देखें कि गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। तो पहला विकल्प है ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, तो गलत है। दूसरा, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, यही विकल्प आपका सही है। तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता रहता है। चौथा, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो दूसरा विकल्प आपका सही है। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है पहला, ज्ञानवर व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, तीसरा स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, चौथा स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, ये आपका फर्स्ट हैंड समझ है, यानी खुद वहाँ जा कर के गाँव की स्थिति को हम समझें, देखें, तब जा कर के उसके बारे में अपनी जो छवि है उसको बनाए कि यहाँ गाँव कैसा होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंड समझ होगा। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है चित, त, इत, छत, तो तीसरा विकल्प इत सही है। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? इसमें चौथा विकल्प गायब हो गया है। गंदगी, अशिक्षा, ज्ञान, ये तो है। इसमें अगला विकल्प होगा, छूट गया है। गंदगी, अशिक्षा, ज्ञान, तो आपका चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प आपका है कर्म, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सही। कि हम लोग जो गांव का छवि बनाते हैं तो जानते हैं कि गांव में गंदगी होती है, अशिक्षा है, अज्ञान है, लेकिन यह छवि नहीं दिमाग में बनता है कि गांव में जो है ज्ञान को कर्म की कसौटी पे कसा जाता है। तो आपका चौथा विकल्प कर्म सही होगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो पहला, घटना वर्णन करना, दूसरा, कहानी को शब्दशः दोहराना, तीसरा, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चौथा, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो आप देखिए इसमें पहला में घटना वर्णन करना है, तो आप घटना का वर्णन अगर लड़के से कहते हैं कुछ करने के लिए तो 2-4 शब्द बोल सकता है अपनी भाषा में, उसके अंदर जो है भाषा का विकास हो सकता है। कहानी को शब्दशः दोहराने के लिए बात अगर होगी तो उसमें बच्चा जो है रटने पर ध्यान देगा, उसके अंदर सृजनात्मकता का कमी होगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना, जब अपनी भाषा में हम कहते हैं तो अब सृजनात्मकता आती है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इससे भी भाषा का जो है अभिव्यक्ति समझ में आता है। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा कहानी को शब्दशः दोहराना, दूसरा। अगला क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ये हो गया, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो
भाषा जो है ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है का प्रयोग संदर्भ में करने से भाषा हमारा क्या होता है, प्रयोग प्रभावी बनता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह एक रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। गीता ने इसका प्रयोग किया। पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा क्लोज परीक्षण। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो सही विकल्प होगा, पहला विकल्प है रेखांकन और चित्रांकन। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यही विकल्प आपका सही है। बाकी विकल्प को भी देख लीजिए। चित्रांकन या लिपि चिन्हों, रेखांकन या लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट, तो ये तीनों विकल्प नहीं होगा। मुद्रिता अक्सर सौ को सौ बोलती है। मुद्रिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो पहला है कि भाषागत त्रुटि का होना, दूसरा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, तीसरा भाषागत ज्ञान का अभाव, चौथा भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होने की वजह से भी जो है हमारा जो है भाषा में जो है प्रभाव पड़ता है, तो उसमें स को स बोलती है, इससे में आपका दूसरा विकल्प सही होगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? पहला है डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। दूसरा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तीसरा, तितली और कली ने क्या खेल खेला? चौथा, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें सर्वाधिक सहायक के बारे में बात कहा गया है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं कि तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो एक या दो शब्द में आंसर हो सकता है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो इसमें भी एक या दो वाक्य में हो सकता है। तीसरा, पहला विकल्प है डाल का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाए, तो एक वाक्य में ही हमारा क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, तो इसमें हम लोग उसमें जो है भाषा अर्जन करने की, भाषा का निर्माण करने का उसमें विकास होगा। तो बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में क्या हो जाएगा, सर्वाधिक प्रभावी हो जाएगा, सर्वाधिक सहायक। ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतः क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतः क्रिया की अवधारणा दिया था, तो ये वाइगोत्स्की यानी चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता और सृजनात्मकता। तो आपका सही है दूसरा विकल्प अनुकरण। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। पहला, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। चौथा, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। जब बच्चा अपना मूल स्वरूप में कुछ बातें करता है, उसको छूट होती है बात करने की, तो ज़्यादा वहाँ भाषा का निर्माण हो पाता है या भाषा सीख पाता है। इसलिए पहला विकल्प सही है, पहला बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला क्वेश्चन, इस कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। पहला ऑप्शन संदर्भ में व्याकरण, दूसरा शब्द भंडार में विकास, तीसरा शब्द कोश का विकास, चौथा पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो पहला ऑप्शन सही होगा, संदर्भ में व्याकरण। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में
डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो ऑडियो वीडियो वैविध्यपूर्ण वीडियो पूरक पत्र पत्रिकाएँ। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी विधि हमारा क्या हो, एक रटा रटा विधि नहीं हो, अलग अलग प्रकार का वैविध्यपूर्ण विधि हो, तो हम ज़्यादा बच्चों को सिखा पाएंगे, बच्चे सीख पाएंगे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, वैविध्यपूर्ण। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है, हमारा साधन है। यानी भाषा का वहाँ पे साध्य है, यानी भाषा का हमको लक्ष्य है कि सिखाना है। और साहित्य हमारा क्या होगा, साधन होगा, यानी साहित्य के माध्यम से हम उसको भाषा सिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन है साधन साध्य, यानी भाषा जो है हमारा साधन है, तो ये साधन नहीं होगा। दूसरा साध्य और उद्देश्य, दोनों एक ही चीज़ हो गया। तीसरा ऑप्शन साध्य और साधन, यानी भाषा हमारा साध्य है और साहित्य हमारा साधन, यही विकल्प आपका सही होगा। चौथा विकल्प है उद्देश्य साध्य। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। यहाँ आप देखिए विकल्प में क्वेश्चन में दिया है उद्देश्य नहीं है, यानी आपका कभी ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करिए। भाषा विकास का ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अब अंतिम क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विविधता विद्वान, दूसरा विविधता संवेदनशील, तीसरा संवेदनशीलता कठोर, चौथा एकरूपता संवेदनशील। तो दूसरा विकल्प आपका विविधता संवेदनशील सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए।